लक्ष्य क्लासेज के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। और जो आज का टॉपिक है, लास्ट वीडियो में अपन ने राउल्ट का नियम पढ़ा था और राउल्ट के नियम को मैंने दोनों विलयनों के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, द्रव द्रव विलयन के लिए और द्रव ठोस विलयन के लिए। आज एक नया और एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आज आपके लिए लेके आया हूं, आदर्श और अनादर्श विलयन। तो बेटा आदर्श विलयन क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आदर्श विलयन, देखो वास्तव में तो कोई आदर्श विलयन होता ही नहीं है, कोई सा भी वास्तविक विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है। सामान्य सांद्रताओं पर कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन पर ही वास्तविक विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर भी आदर्श विलयन के बारे में कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं मैं आपको। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? आपके आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट का विलयन का मतलब ये है कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब है पीएस वो क्या होना चाहिए सर? P1 नोड X1 प्लस P2 नोड X2 होना चाहिए। राउल्ट का नियम यही तो कहता है कि P1 नोड X1 प्लस P2 नोड X2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि विलयन का कुल वाष्प दाब P1 नोड X1 प्लस P2 नोड X2 होना चाहिए। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? आपका आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन के लिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आदर्श विलयन के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो कितना होता है? एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? शून्य होता है। मतलब जैसे आपने दो घटक ले रखे हैं शुद्ध घटक, एक कौन सा लिया आपने? शुद्ध घटक है ए, उसमें ए के अणु हैं, और दूसरे घटक है बी, उसमें बी के अणु हैं। अब यहां पर क्या बना सर? ए बी, और कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2AB बन गया। अब एक्चुअली में अगर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब जो डेल्टा एच है वो कितना आना चाहिए? आपका 0 आना चाहिए। इसका कहां से मतलब निकलता है वो मैं आपको बताता हूं। जनरली होता क्या है? जनरली होता है कि जब ए प्लस बी और यहां पर बन जाएगा आपका 2AB, तो इसका मतलब यह है कि जब भी बॉन्ड टूटता है अणुओं के मध्य जब अणुओं के परमाणुओं में जब बंध वियोजन होता है, तो जनरली उष्मा का क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है? अवशोषण। जनरली ए और बी इनके बीच का जब भी बॉन्ड टूटेगा तो बेटा उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। और जब भी न्यू बॉन्ड बनता है परमाणुओं के मध्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, परमाणुओं के मध्य जब बंध निर्माण होता है तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा रिलीज होती है। उष्मा का क्या होता है?
उत्सर्जन होता है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाने की कोशिश की थी कि ए और बीबी के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो उष्मा अवशोषित होगी, और ए बी के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो आदर्श विलयनों के लिए कंडीशन क्या है, आदर्श विलयनों के लिए कंडीशन ये है कि जैसे यहां पर ए के बीच में जो बॉन्ड टूटा, बीबी के बीच में बॉन्ड टूटा, यहां पर 10 जूल और यहां पर 10 जूल, तो बेटा यहां पर 10 जूल ए के बीच के बॉन्ड टूटने में लगी और 10 ही जूल बीबी के बॉन्ड के टूटने में लगी, और बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी ऊर्जा बाहर निकली, 20 जूल बाहर निकली। कितनी जूल बाहर निकली, 20 जूल। तो डेल्टा एच क्या होता है सर, डेल्टा एच होता है जो एच फाइनल है, जो फाइनल हीट है और इनिशियल हीट है, उनका जो डिफरेंट होता है वो डेल्टा एच होता है। तो सर डेल्टा एच फाइनल कितनी है सर, फाइनल है आपकी 20, फाइनल कितनी है बेटा 20 जूल, फाइनल है 20 जूल, और इनिशियल कितनी है सर 10 + 10 20 जूल। तो टोटल कितनी हुई सर, 0 हुई। मतलब इसका मतलब यह है कि आदर्श विलयनों में मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर जो मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो तो 0 होता है। इसका सही मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि आदर्श इस प्रकार के विलयनों में, इस प्रकार के विलयनों में, इस प्रकार के विलयनों में शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर न तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, न तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, न तो उष्मा में मतलब कमी होती है, और नहीं उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। मतलब जो डेल्टा एच है वो फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट है, उसका कुल डिफरेंट आता है वो 0 आता है। क्या आता है भैया, 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है कि सर इस प्रकार में, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुद्ध विलायक के मध्य, शुद्ध विलायक के अणुओं के मध्य, शुद्ध विलायक के अणुओं के मध्य, शुद्ध विलायक के अणुओं के मध्य ए अंतराण्विक आकर्षण व शुद्ध विलय के अणुओं में, शुद्ध विलय के अणुओं में बीबी आकर्षण विलयन के अणुओं मतलब विलायक के मध्य, विलयन के अणुओं के मध्य जो आकर्षण होगा ए बी के बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो ए आकर्षण होगा या जो बी आकर्षण होगा वो किसके बराबर होगा सर, ए बी आकर्षण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए आकर्षण के बराबर, और बी आकर्षण होगा वो ए बी आकर्षण के बराबर होगा। मतलब विलय विलायक के मध्य जो इंटरेक्शन है वो, और प्योर विलय के अणुओं के मध्य बी आकर्षण है और ए आकर्षण है, वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे ये होता है बेटा कि मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध घटकों को
शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर, शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का जो आयतन परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन होता है डेल्टा वी, वो आयतन परिवर्तन शून्य होता है। इसका क्या रीजन है, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास में बेटा ए प्लस बी बी है और यहां पर क्या बना आपका 2ab है। सर यहाँ पर जो आकर्षण लग रहा था वो ए आकर्षण है, यहाँ पर लग रहा था वो बी आकर्षण है और यहाँ पर लग रहा है वो भी ए बी आकर्षण है। जैसे इसका आपको 10 लीटर दे दे आयतन ए का, इसका कितना मिल जाए आपको 10 लीटर मिल जाए, तो इसका कितना हो जाएगा सर आयतन 20 लीटर हो जाएगा। बट फाइनली क्या है कि फाइनली सर डेल्टा वी बराबर वी एफ मतलब वी फाइनल माइनस वी आई वी इनिशियल, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, ऐसे अंतर निकालते हैं ना। तो अंतिम आयतन कितना है सर 20 लीटर माइनस प्रारंभिक सर 10 + 10 20 लीटर, तो कितना हो गया भैया 0 हो गया। इसका सीधा सा मतलब है क्योंकि आकर्षण बराबर होता है विलय विलय कणों के मध्य आकर्षण और विलय विलय और विलय विलय के मध्य आकर्षण बराबर होता है, तो आदर्श विलयनों में जो कुल आयतन परिवर्तन होता है वो कितना होता है 0 होता है। कुल आयतन परिवर्तन कितना होता है बेटा 0 होता है। लास्ट वाला अगर पॉइंट बात करूं तो PS बराबर क्या लिख दोगे आप P1 नोड x1 प्लस P2 नोड x2 होता है, P2 नोड x2 होता है, P2 नोड x2 होता है। इसका रीजन सीधा सा ये है कि विलयन का जो आकर्षण है विलय विलय में विलयन में वो विलय विलय और शुद्ध विलय विलय के आकर्षण के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो एक बार पूरा दोबारा से समझा देता हूं मैं कि आदर्श विलयन क्या होते हैं कि सर ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। और वास्तव में कोई सा भी विलयन वास्तव में कोई विलयन आदर्श विलयन कोई विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है, आदर्श विलयन नहीं होता है, आदर्श विलयन नहीं होता है, परंतु अति तनुता पर वास्तविक विलयन जो वास्तविक विलयन होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं आपके आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। कोई विलयन आदर्श विलयन नहीं होता नॉर्मल, लेकिन जो अति तनुता पर है वो वास्तविक विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। तो आदर्श विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो 0 होता है। मैंने आपको समझाया था कि बॉन्ड बनते टाइम उष्मा का अवशोषण होता है और बॉन्ड टूटते टाइम उष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन फाइनली जो विलयन में कुल उष्मा होती है उसमें परिवर्तन 0 होता है, न तो उष्मा का अवशोषण होता है न उष्मा का उत्सर्जन होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो 0 होता है, वो मैंने आपको समझा दिया था। शुद्ध विलायक के अणुओं के मध्य ए अंतराणविक आकर्षण व शुद्ध विलय के अणुओं के मध्य बी अंतराणविक आकर्षण होता है, वो विलयन में उपस्थित विलायक ए बी के अंतराणविक आकर्षण के बराबर होता है। मतलब आपका ए और बी आकर्षण है वो ए बी के बराबर होता है, ऐसा आदर्श विलयनों में होता है। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर मिश्रण का आयतन परिवर्तन भी 0 होता है। सर यहाँ पर 10 मिलीलीटर, यहाँ पर 10 मिलीलीटर, यहाँ 20 मिलीलीटर, तो दोनों का जो डेल्टा वी है इन दोनों का जो योग है वो फाइनल के बराबर होता है। देखो 20 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसा विलयन आपका क्या कहलाता है आदर्श विलयन कहलाता है। अगर आदर्श विलयन के उदाहरण की बारे में बात करें, आदर्श विलयन का जो उदाहरण है वो क्या होता है कि सर जैसे बेंजीन के अंदर क्या मिला दो आप, बेंजीन के अंदर टालुइन, बेंजीन के अंदर क्या मिला दो टालुइन, मतलब सर C6H5 सॉरी C6H6 प्लस C6H5 CH3, इसमें क्या हो जाता है सर यहाँ पर जो AB जो इंटरेक्शन होता है वो A और
बीबी इंटरेक्शन के बराबर हो जाता है। पहला आपका आदर्श विलयन का उदाहरण। दूसरा उदाहरण है सर एन हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन में क्या मिला दो भैया, नॉर्मल हेक्सेन में आपका मिला दो नॉर्मल हेप्टेन मिला दो, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। तो बेटा जी यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी सर ए बी इंटरेक्शन होता है, वो ए और बी बी इंटरेक्शन के बराबर हो जाता है। मतलब हेक्सेन और हेप्टेन का जो अलग अलग का इंटरेक्शन है वो दोनों को मिक्स करने पर भी क्या रहता है, बराबर ही रहता है। जो थर्ड उदाहरण है आपका वो यहां पर है क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन प्लस क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन। मतलब बेटा जी C2H5Cl प्लस C2H5 Br। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी बेटा जो AB इंटरेक्शन होता है वो AA और आपका BB इंटरेक्शन के बराबर होता है। मतलब ये तीनों के तीनों विलयन कैसे व्यवहार करते हैं, आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। आदर्श विलयन के लिए अगर ग्राफ बनाना चाहूं, आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ के बारे में बात करें, आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब व मोल अंश के मध्य ग्राफ की बात करें, मोल अंश के मध्य ग्राफ के बारे में बात करें, मध्य ग्राफ, तो आपको बताना चाहूंगा कि सर यहां पर राउल्ट का नियम आप लगा सकते हो। कैसे कि सर आपका फॉर्मूला होता है P1 बराबर P1 नोड x1। तो यहां से अगर ग्राफ बनाना चाहोगे आप कि सर यहां पर क्या लिया आपने, मोल अंश, मोल अंश, और यहां पर क्या लिया आपने, आंशिक दाब, आंशिक दाब P। तो आपका ग्राफ सर y बराबर mx प्लस c का यहां पर फॉलो हो रहा है, y बराबर mx प्लस c का फॉलो हो रहा है। तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा सर, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। और जब इन दोनों रेखाओं को अगर मैं मिला दूंगा, इस वाली रेखा को यहां पर, तो जो ये इस बिंदु पर जो ये आ रहा है ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, ये यहां पर इसका क्या कहलाएगा, P1 नोड, मतलब वाष्प दाब होगा। और ये आपका क्या होगा, P1 होगा, या आपका X1 होगा। इसी प्रकार अगर मैं ऐसे ही मैं घटक 2 के लिए करूं तो सर P2 बराबर P2 नोड X2, P2 नोड X2। तो यहां पर भी क्या होने वाला है कि सर ऐसे ही आपने ग्राफ यहां बनाने की कोशिश की, ये यहां पर होगा, इस बिंदु को अगर मिला दूंगा इस बिंदु से यहां पर, थोड़ा सा आप देख लेना बेटा, यहां पर मिला दूंगा तो ये P2 नोड होगा और यह आपका P1 हो जाएगा और यह आपका मोल अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मोल अंश। क्या हो जाएगा, मोल अंश। लेकिन अपने को आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बनाना है, आदर्श विलयन के ग्राफ, तो आप ध्यान से देखना बेटा, आदर्श विलयन के लिए क्या ग्राफ बनने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझना। आदर्श विलयन के लिए ग्राफ ले रहा हूं मैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि x1 बराबर कितना है, x1 बराबर है आपका 0, x1 बराबर है 1 और x2 बराबर कितना ले लूं, 0 ले लूं। इस पॉइंट पे क्योंकि विलयन के कुल मोल अंशों का योग 1 होता है, x1 प्लस x2, तो x1 1 रखा तो x2 तो 0 ही रखना पड़ेगा भैया। सर यहां पर x2 बराबर कितना रख दो, x2 बराबर 0, x2 बराबर कितना रख दो, 0 नहीं बेटा, यहां पर x1 बराबर 1 और x1 बराबर कितना रख दो, 0। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ रहे हैं सर, x2 के मोल अंश बढ़ रहे हैं। तो बेटा जी x2 के मोल अंश बढ़ रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार यहां पर x2 का ये आंशिक दाब है P2 और इसको मैं बोल दूंगा P2 नोड। क्या बोल दूंगा, P2 नोड। इस ग्राफ में इधर ध्यान से देखो कि सर x1 इधर जाने पर x1 बढ़ रहा है और आप फॉर्मूला भी जानते हो कि P1 समानुपाती x1 और P2 समानुपाती x2। तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो जो आपका इस P2 को मैं यहां पर P2 दोबारा लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, P2 को दोबारा लिख सकते हैं आप। बेटा ध्यान से देखो, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा और ये आपका P2 है, ये वाला आपका क्या है, P2 है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। सीधी सी बात है। और इस बिंदु को आप क्या बोलोगे सर, P1 नोड। और अगर इन दोनों रेखाओं को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूंगा तो ये आपका P कुल आ जाएगा
और पी कुल क्या होगा सर P1 नोड X1 प्लस P2 नोड X2। यहां पर जो P2 नोड है वो घटक 2 का वाष्प अवस्था में वाष्प दाब है, वाष्प दाब है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। P1 नोड है वो घटक 1 का वाष्प अवस्था में वाष्प दाब है। और यहां पर जो P2 नोड है उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा किससे है P1 नोड से है। ये अधिकतम वाष्प दाब है, अधिकतम वाष्प दाब विलयन का अधिकतम वाष्प दाब P2 है। और यह आपका जो P1 नोड है यह आपका न्यूनतम वाष्प दाब है। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। P2 नोड ज्यादा क्यों आ रहा है, P1 नोड कम क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा जो X2 है उसको थोड़ा ज्यादा डाला है, क्योंकि दोनों की दोनों वाष्पशील है, तो X2 ज्यादा है और X1 कम है। इस कारण बेटा ये आपका P2 नोड आ रहा है। और ये जो ग्राफ है वह आपका स्थिर ताप पर आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। स्थिर ताप पर किसके लिए ग्राफ है, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। यह आपका आदर्श विलयन खत्म हो चुका है। इस प्रकार आप ग्राफ भी बना सकते हो। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, बात करेंगे अब अनादर्श विलयन की। जो दूसरे विलयन है वो अनादर्श विलयन होते हैं। अनादर्श विलयन, और अनादर्श विलयन का मतलब आपको समझाने वाला हूं मैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो आपको बताने वाला हूं मैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। सर इसकी पहली डेफिनेशन आप लिखा दो, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, वो विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे बेटा, अनादर्श विलयन। क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। भैया वैसे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब इसका तो मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के, इधर देख लो बेटा ध्यान से, इस प्रकार के विलयनों का जो वाष्प दाब है, विलयनों का कुल दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम या अधिक होता है। ऐसा भी क्यों होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर अनादर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि राउल्ट का नियम तो ये होता है कि PS बराबर P1 नोड प्लस P1 नोड X1 प्लस P2 नोड X2 होता है। लेकिन आदर्श विलयनों में जो विलयनों का कुल दाब होता है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। मतलब P कुल बराबर, P कुल क्या हो सकता है सर, अधिक भी हो सकता है किसे, P1 नोड प्लस X1 P2 नोड X2 से, या आपका जो P कुल है वो क्या हो सकता है, P कुल कम भी हो सकता है किससे, P1 नोड X1 प्लस P2 नोड X2 से। ये अनादर्श विलयन आपका कहलाता है। अनादर्श विलयन भी 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इसका तीसरा जो पॉइंट है अनादर्श विलयनों को, उसका मैं अगर समझाऊं आपको तो बेटा इसमें डेल्टा एच है, जो डेल्टा एच है एंथैल्पी परिवर्तन है, वो आपका 0 कभी भी नहीं होता। उष्मा का उत्सर्जन और उष्मा का अवशोषण अवश्य होता है,
इसमें क्या होता है, जो आयतन में परिवर्तन होता है डेल्टा वी, डेल्टा वी, डेल्टा वी, वो आपका क्या होता है, शून्य, कभी भी शून्य कभी नहीं होता है। मतलब या तो आयतन में परिवर्तन होगा, मतलब या तो कमी होगी आयतन में विलयन के में, या आयतन में वृद्धि होगी। क्योंकि जो यहाँ का 5वां पॉइंट है वो ये है कि ए बी आकर्षण होगा वो कभी भी ए और बी बी आकर्षण के बराबर कभी भी, बी बी आकर्षण के बराबर कभी भी नहीं होगा। ये राउल्ट का अनादर्श विलयनों के लिए आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन होते हैं, और ऐसे विलयनों में विलयन का कुल दाब होता है वो राउल्ट के नियम में से निर्धारित वाष्प दाब से या तो कम आता है या अधिक आता है। अनादर्श विलयनों के टाइप्स के बारे में अगर आपको बताऊं, अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट वाला होगा वो होगा बेटा आपका धनात्मक, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब यहां पर थोड़ा सा समझना आप ध्यान से, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसकी पहले डेफिनेशन बताता हूं मैं। डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित, राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होता है। वाष्प दाब से क्या होता है, वाष्प दाब से अधिक होता है। वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। यहां पर जो पी कुल होता है वो ग्रेटर देन होता है P1 नोड x1 प्लस P2 नोड x2, P2 नोड x2 से। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। इसका कारण क्या है कि जो शुद्ध विलायक अणुओं के मध्य, शुद्ध विलायक के अणुओं का जो आकर्षण होता है, आकर्षण जो आपका ए है, और शुद्ध विलय अणुओं का जो आकर्षण है, शुद्ध विलय अणुओं का जो आकर्षण है वो आपका क्या क्या है, बी बी आकर्षण है। शुद्ध विलायक अणुओं का आकर्षण ए रहेगा और शुद्ध विलय अणुओं का आकर्षण बी बी रहेगा, की तुलना में आपका जो ए बी आकर्षण होगा, मतलब विलय विलायक, विलयन में विलय विलायक ए बी आकर्षण होता है। ए बी आकर्षण वो बेटा कमजोर होता है। ए बी आकर्षण क्या होता है, कमजोर होता है। मतलब यहां पर क्या होगा कि ए है और जो बी बी आकर्षण है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, ए बी की में। जिससे क्या होता है, इस कारण विलयन में उपस्थित ए व बी के अणु शुद्ध घटकों की तुलना में कम पलायन करते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध घटकों की तुलना में
कम हो जाता है, शुद्ध घटकों की तुलना में अधिक हो जाता है। सॉरी बेटा, यहां पर मैंने क्या बताया कि अगर आकर्षण कमजोर है विलयन का तो तुलना में अधिक पलायन करते हैं। क्या करेंगे बेटा? अधिक पलायन करते हैं, अधिक पलायन करते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब, जिससे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध घटकों की तुलना में अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। और विलयन धनात्मक विचलन, और विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, यहां पर मैंने आपको पहले ये बताया था कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब अधिक आता है, वो धनात्मक विचलन करता है। जो शुद्ध घटकों का आकर्षण होता है वो ए होता है और बी भी होता है, वो ज्यादा क्या रहेगा? प्रबल रहेगा। अब विलायक और विलय शुद्ध अवस्था में ज्यादा प्रबल आकर्षण में है, तो यहां से वाष्प कम मात्रा में बनेगी और विलयन में वाष्प ज्यादा मात्रा में बनेगी, क्योंकि वहां पर आकर्षण कमजोर है। तो अधिक वाष्प बनेगी तो विलयन का वाष्प दाब इनकी तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो बेटा विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा, तो ऐसे विलयनों को क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट और बताना चाहूं मैं आपको, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें क्या होता है, इस प्रकार के विलयनों में क्या होता है, इस प्रकार के विलयनों में मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर जो आयतन परिवर्तन होता है, आयतन में क्या होती है? आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में क्या होती है बेटा? आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है, आयतन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों सर? जैसे मैंने बोला यहां पर ए और बी भी है, इनसे क्या बना सर? 2ab बना। अब एक बात बताओ, यहां पर आयतन में तो क्या होगी बेटा? आयतन में तो कमी होगी। इसका रीजन क्या है कि पहले मैंने बता दिया कि जो आपका ए इंटरेक्शन और बी भी इंटरेक्शन है, वो क्या होगा? ए आकर्षण और बी भी आकर्षण कम होगा। किसकी तुलना में? ए आकर्षण और बी भी आकर्षण बेटा शुद्ध विलायक अणुओं का आकर्षण ए व शुद्ध विलेय अणुओं का आकर्षण बी की तुलना में ए बी जो आकर्षण होता है वो कमजोर हो जाता है, तो वाष्प अधिक बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? वाष्प अधिक। तो जो आपका ये जो आकर्षण होता है ए और बी वो ज्यादा होता है, ए और बी ज्यादा होता है। किससे? ए बी आकर्षण से ज्यादा होता है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहां पर 10 लीटर है, यहां पर 10 लीटर है, तो यहां का जो आकर्षण होगा वो 20 नहीं होगा। यहां पर जो आयतन होगा वो 20 नहीं होगा। यहां पर बेटा जो आयतन होगा, ये आकर्षण यहां पर कमजोर है, तो वो ज्यादा स्थान ग्रहण करेंगे। ए और बी के तो आए ना, तो यहां पर बेटा कितना होगा सर? यहां पर आपका 40 लीटर होगा। कितना होगा? 40 लीटर। और डेल्टा वी निकालेंगे तो क्या होगा? वी एफ माइनस वी आई बराबर क्या आएगा बेटा? जो आयतन में क्या होती है? आयतन में यहां पर कमी नहीं होगी बेटा। आकर्षण अगर इसका अभिलयन है तो आयतन में धनात्मक परिवर्तन होता है। आयतन में कौन सा परिवर्तन होगा? धनात्मक परिवर्तन होता है। आयतन में कौन सा परिवर्तन होता है? धनात्मक परिवर्तन। मतलब जो डेल्टा वी आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो आप यही तो बोलोगे सर 40 माइनस 20, तो अभी कितना? 20 लीटर ज्यादा आया नहीं आया? डेल्टा वी में जो परिवर्तन आया वो कितने का आया? 20 लीटर का आया। ऐसा विलयन आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन कहलाता है। तीसरा पॉइंट अगर बात करूं मैं, मिश्रण बनाने के लिए इस प्रकार के विलयनों में मिश्रण बनाने के लिए
शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर, शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर उष्मा में परिवर्तन कैसा आता है बेटा? उष्मा में परिवर्तन धनात्मक होता है। कैसे होता है बेटा? धनात्मक होता है। मतलब यहां पर जो डेल्टा वी होगी, डेल्टा एच होगी, वो भी पॉजिटिव होगी। मैंने क्या बोला था कि जैसे ये ए है और ये बी भी है और बेटा ये आपका ए बी बन रहा है, 2AB बन रहा है, तो बेटा बॉन्ड बनने पर तो क्या होता है? उष्मा रिलीज होती है और बॉन्ड टूटने पर उष्मा अवशोषण होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड बनते टाइम ज्यादा उष्मा रिलीज होगी। मतलब समझो आप मेरी बात, कैसे परिवर्तन आएगा कि सर ने एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको बेटा। उष्मा होती है वो स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थायित्व बढ़ता है तो उष्मा में घटती है और स्थायित्व घटता है तो उष्मा बढ़ती है। अब आप ही बताओ बेटा कि यहाँ पर जो ए बी इंटरेक्शन होता है वो कमजोर होता है बी बी और ए इंटरेक्शन से, तो बेटा विलीन का स्थायित्व तो क्या हुआ? कम हुआ। विलीन का स्थायित्व कम हुआ तो बेटा क्या हुई? उष्मा बढ़ी। मतलब आपका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आया और बेटा जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन आया 0 से। मतलब इस प्रकार के विलीनों में कौन से अभिक्रिया होती है? जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो कौन सी अभिक्रिया बेटा? उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ऐसे विलीन आपके क्या कहलाते हैं बेटा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलीन कहलाते हैं, विलीन कहलाते हैं। अगर उदाहरण के बारे में बात करें बेटा, उदाहरण के बारे में, तो इसका जो फेमस उदाहरण है वो एथेनॉल के अणुओं में क्या मिला दो बेटा? एथेनॉल के अणुओं में एसीटोन मिला दो। एथेनॉल के अणुओं में एसीटोन मिला दो तो बेटा एथेनॉल के अणु में जैसे एसीटोन मिलाएंगे तो आपकी जो ए बी इंटरेक्शन होगी वो कमजोर हो जाएगी। प्योर एथेनॉल में क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध होता है, एसीटोन हाइड्रोजन बंध को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है, तोड़ देता है। तो बेटा एसीटोन में जो एथेनॉल होता है उसमें हाइड्रोजन बंध होता है और एसीटोन में हाइड्रोजन बंध कमजोर हो जाएगा। जैसे एसीटोन मिलाएंगे तो आयतन तो बढ़ जाएगा लेकिन इंटरेक्शन कम हो जाएगी। किससे? ए से और बी से। तो यहाँ पर बेटा आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा क्योंकि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा आएगा। दूसरा होता है बेटा, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो द्रव कार्बन डाई सल्फाइड में क्या मिला दो बेटा? एसीटोन। यहां पर बेटा जैसे एसीटोन मिलाएंगे तो द्विध्रुव आकर्षण होता है द्रव कार्बन डाई सल्फाइड में, वो क्या हो जाता है? वो कमजोर हो जाता है जिससे विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आपका विलयन है। ऐसा विलयन जिसमें विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक आता है। इसका रीजन मैंने बता दिया क्योंकि ए बी जो आकर्षण होता है वो शुद्ध घटकों की तुलना में कमजोर हो जाता है, वाष्प ज्यादा बनती है, वाष्प दाब ज्यादा होता है। आयतन में परिवर्तन भी बेटा धनात्मक होता है और उष्मा में परिवर्तन भी बेटा आपका धनात्मक होता है। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ, अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ अगर बनाऊंगा मैं तो कैसे ग्राफ बनेगा आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये मैंने यहां पर वही प्रोसेस कर रहा हूं कि अगर यहां पर x1 बराबर कितना हो सर 0, x1 बराबर 1 हो और x2 बराबर कितना हो सर 0 हो और यहाँ पर x2 बराबर 1 और x1 बराबर 0 हो तो सर यहाँ पर क्या होगा? इस प्रकार आपका P2 बढ़ेगा और इसको P2 नोड बोलेंगे क्योंकि सर यहाँ पर क्या बढ़ रहे हैं? x2 के मोल अंश बढ़ रहे हैं, घटक 2 के मोल अंश बढ़ रहे हैं, मतलब ये आपका P2 इस प्रकार होना चाहिए था। होता नहीं है धनात्मक विचलन में ऐसा, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो सर क्या होगा? इसमें कुछ स्पेशल होगा? बिल्कुल इसमें स्पेशल होगा, वो तो राउल्ट के नियम से सीखते अपन। इसमें क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं।
ये थोड़े स्पेशल है, ये थोड़े स्पेशल है, तभी तो इनका नाम धनात्मक विचलन कर प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलेन है। कि सर x2 बराबर 0, x1 बराबर 1, x2 बराबर 1 और x1 बराबर 0। सर ऐसा होना चाहिए था, आदर्श होता तो, आदर्श होता तो सर ऐसा होना चाहिए था, और सर आदर्श होता तो ऐसा होना चाहिए था, और आदर्श होता तो बिल्कुल सर ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि आपने आदर्श का बता दिया। लेकिन ये तो धनात्मक है, उड़ते हुए तीतर है, तो कैसे जाएंगे भैया? ऊपर से, क्योंकि बेटा वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है, वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा तो आपका जो ग्राफ है वो सरल रेखा का नहीं जाकर कुछ इस प्रकार का जाएगा, इस प्रकार का जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे? P2 नोड बोलोगे, कुछ इस प्रकार का। और यह आपका P2 होगा, यह आपका क्या होगा? P2। कुछ इस प्रकार जाएगा बेटा जी, कुछ इस प्रकार जाएगा, उड़ता हुआ जाएगा, इसको आप P1 नोड बोलोगे। और बेटा वी लेन का भी कुछ इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार जाएगा, और यह आपका P कुल होगा, वो P कुल होगा वो ज्यादा होगा P1 नोड X1 से और P2 नोड X2 से। ये जो ग्राफ है, ध्यान से देख लो ग्राफ को बेटा, ये जो ग्राफ है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो P1 हो जाएगी। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ है, अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ है। ये जो ग्राफ है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए ग्राफ है। दूसरा जो विलयन है वही रह गया है, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो विलयन है वो कौन सा है? ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और भैया नाम ही ऋणात्मक है, तो आप समझ रहे होंगे बेटा नाम इसका क्या है? ऋणात्मक है। मतलब मेरे भाइयों, इसमें जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो कम होगा, कम होगा तो विलयन का आकर्षण ज्यादा होगा, आयतन में परिवर्तन कम होगा, आयतन में ऋणात्मक परिवर्तन होगा, उष्मा में भी परिवर्तन बेटा ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि स्थायित्व बढ़ रहा है। समझ जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट चमका दिया मैंने। तो इसकी डेफिनेशन से मैं आपकी शुरुआत करने वाला हूं बेटा। क्या? इस प्रकार के वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम होता है, वो आपके ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर जो होगा P कुल वो लेस देन होगा P1 नोड X1 प्लस P2 नोड X2। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बेटा क्या होगा? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस प्रकार के विलयनों में विलायक आकर्षण, जो विलय विलायक आकर्षण है, विलय विलायक आकर्षण मतलब आपका ए बी आकर्षण, विलय विलायक आकर्षण, शुद्ध विलायक मतलब ए व शुद्ध विलय आकर्षण बीबी की तुलना में अधिक प्रबल होगा। कि यहाँ पर बेटा ऐसे बोल रहा है, ये पता है क्या बोल रहा है कि पहले जैसे ए का दोस्त कौन था? ए, और बी का दोस्त कौन था? बी।
लेकिन जब मुलाकात किसकी हुई, ए की बी से, तो ये वाली दोस्ती प्रबल हो गई, इसकी तुलना में ये फ्रेंडशिप प्रबल हो गई, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन गई। और स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन गई तो ए और बी नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो वाष्प कम बनेगी, जिससे वाष्प दाब क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। मतलब ए बी अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ए और बी भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है, इससे विलयन में उपस्थित विलय और विलय के अणु हैं, विलय व विलय के अणु शुद्ध घटकों की तुलना में आसानी से पलायन नहीं कर पाएंगे, आसानी से पलायन नहीं कर सकते, आसानी से पलायन नहीं कर सकते। जिससे क्या होगी, जिससे विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, कम हो जाता है। मैंने आपको समझा दिया कि सर यहां पर जो ए बी फ्रेंडशिप है वो मजबूती वाली है, वो एक दूसरे के लिए जीने मरने वाली है। वो ए के बिना बी अधूरा है और बी के बिना ए अधूरा है, तो आसानी से नहीं जा पाएंगे, यहां से आसानी से चले जाएंगे। इसकी तुलना में तो यहाँ पर शुद्ध घटकों का वाष्प दाब ज्यादा होगा, जबकि विलयन का वाष्प दाब कम होगा। और जब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है वो बेटा राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाता है ऋणात्मक, और ऐसा विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला कहलाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो मैं ये बता रहा हूं कि मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का जो आयतन परिवर्तन होगा, मेरे भाइयों, वो आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है। आयतन परिवर्तन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ए की दोस्ती पहले किससे थी, ए से ही थी, और बी की दोस्ती पहले किससे थी, बी से ही थी, और अब की बार मुलाकात किससे हो गई, ए और बी की हो गई। जैसे यहाँ पर 10 लीटर था, लेकिन बेटा यहाँ पर 20 नहीं आएगा, यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो आपका आएगा वो 10 लीटर ही आएगा। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि बेटा जो ए इंटरेक्शन है और बी इंटरेक्शन है वो कम रह गया, किसके इंटरेक्शन में, ए बी इंटरेक्शन में। तो हुआ यू सर, डेल्टा वी क्या होगा, वही सर बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। बी फाइनल तो सर कितना है, 20 नहीं है, और बी इनिशियल कितना है, 20 है। सर क्या बचा आपका, माइनस का 10 लीटर आया। मतलब परिवर्तन कैसा आया, ऋणात्मक। मतलब विलयन का आयतन घटा, विलयन का आयतन क्या हो गया, घट गया विलय और विलय के आयतन की तुलना में। मतलब आपका डेल्टा भी क्या आएगा बेटा जी, नेगेटिव आएगा। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है आकर्षण वाला। कॉन्सेप्ट क्या है, आकर्षण वाला। जो विलयन का आकर्षण है वो शुद्ध घटकों की तुलना में बढ़ जाता है, तो बेटा वो कम फैलेंगे, आयतन कम ही तो होगा। आकर्षण ज्यादा हो गया तो आयतन कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं बेटा। लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि शुद्ध घटकों को मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन
ऋणात्मक होगा। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। उसका भी रीजन आपको मैंने समझा दिया था पहले ही कि जो उष्मा होती है वो स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा आप, तो यही कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्ट चमका देगा कि ए की दोस्ती किससे थे? ए से, और बी की दोस्ती किससे थी? बी से। और बेटा यहाँ पर ए भी बना 2ab, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पहले कि ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है किससे? ए से और बी से, तो बेटा वी लेन का तो इंटरेक्शन ही बढ़ गया। वी लेन का इंटरेक्शन बढ़ा तो यहाँ पर उष्मा है वो बेटा उष्मा क्या हो जाएगी? वी लेन की घट जाएगी। और बेटा वी लेन की उष्मा घट जाएगी मतलब डेल्टा एच है वो नेगेटिव आएगा। इसको आप डेल्टा एच को लेस देन बोल सकते हो, 0 से ऋणात्मक आएगा मतलब अभिक्रिया कौन सी होगी बेटा? उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। अगर उदाहरणों के बारे में बात करूं, उदाहरण तो जो इसका पहला उदाहरण है वो आपको देना चाहिए। कौन सा? कि सर एथेनॉल में क्या मिला दिया जाए? जो एथेनॉल के अणु हैं, एथेनॉल के अणु हैं, जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल, इनके बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। कैसे बेटा? इधर ध्यान से देखो, ये सी है और ये आपका एच है, ये आपका Cl, ये Cl और ये Cl, ये CH और एथेनॉल आपका क्या होता है सर? OH C2H5। इनकी दोस्ती हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन गया, वी लेन में हाइड्रोजन बंध बन गया तो यहाँ पर वाष्प कम बनेगी और वी लेन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है बेटा फिनोल प्लस एनिलीन का विलयन, फिनोल प्लस एनिलीन का विलयन। उसको भी मैं आपको समझा देता हूं कैसे कि सर ये C6H5O और लास्ट में आपका क्या होगा? H होगा, C6H5OH। और एनिलीन क्या होता है सर? NH C6H5, C6H5NH2 को एनिलीन कहते हैं। इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये फिनोलिक प्रोटॉन है, यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी बेटा आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अगर बात करूं मैं ग्राफ की, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए ग्राफ, विलयन के लिए जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ कैसे बनाना है? अच्छे से समझना है, आप सभी को अच्छे से समझना है। कैसे सर? आप बना के बताइए, हम समझेंगे। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं अगले पेज में बनाते बेटा, अगले पेज में बनाता हूँ मैं आपको। इसका पूरा जो ग्राफ है वो अगले पेज में बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझाए। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं ताकि आपको ग्राफ समझ में आए। ग्राफ देखना ध्यान से बेटा, ग्राफ ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए जो ग्राफ होगा उसको ध्यान से समझना। अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ, विलयन के लिए ग्राफ वो क्या होगा? आप ध्यान से समझना। ये आपका ग्राफ बना रहा हूं वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में। अगर आदर्श विलयन होता तो सर कुछ ऐसा होता, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसा होता। वो ऐसा होता, अगर मैं यहाँ पर x2 बराबर 0 और x1 बराबर 1 रखता। सर इधर x2 बराबर 1 और x1 बराबर 0 रखा, इधर से इधर जाने पर x2 बढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता आदर्श में। और सर आदर्श में ऐसा होता बिल्कुल। और आदर्श विलयन होता तो कुछ इस प्रकार का होता। तो आदर्श थोड़ी है, ये तो ऋणात्मक बता रहा है, मतलब वाष्प दाब घट रहा है, तो वाष्प दाब घट रहा है
तो बेटा कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल सर घट रहा है तो ऐसा होगा, नीचे से जाएगा सर। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे P2 नोड, क्योंकि ये आपका हो जाएगा P1। ऐसा होगा बिल्कुल सर, क्योंकि ये ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है, ये आपका होगा P1 नोड। और सर जी कुल वाष्प दाब भी घट रहा है तो ऐसा होगा। और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि पी कुल होगा, वो पी कुल क्या हो जाएगा, P1 नोड X1 प्लस P2 नोड X2। यह आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला बेटा अनादर्श विलयन है। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूं बेटा आपको ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला टॉपिक है वो पूरा समझ में आया होगा। आज का जो लेक्चर है वो आपका आदर्श और अनादर्श विलयन के ऊपर था। आप देख लीजिए पूरा का पूरा नोट्स, विच नोट्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स। आदर्श विलयन ऐसे थे, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके ऊपर मैं और पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक के ऊपर और चीज बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। पर उम्मीद है मुझे कि आपको आदर्श और अनादर्श विलयन है वो पूरा समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल सही समझ में आया होगा। मैं लक्ष्य क्लासेज की ओर से आप सभी को कहना चाहता हूं कि लक्ष्य क्लासेज में आइए, जुड़िए। यहाँ पर देवली का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है लक्ष्य क्लासेज, 97% जिला मेरिट है। आपके भी परिणाम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो बेटा इसको शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके बताओगे तभी बेटा हम कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।